बात करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में क्या देखे थे उसको एक बार रिवाइज करते फिर आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि एसिड्स क्या होते हैं। दे आर द सब्सटेंसेस व्हिच लिबरेट H पॉजिटिव आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। जब वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में या जब उनको पानी में मिलाया जाता है तो वो H पॉजिटिव आयंस लिबरेट करते हैं। ये एसिड के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर यही चीज बेस के बारे में क्या होगी, H पॉजिटिव की जगह हो जाएगा OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन। ये एक कैटायन है, ये एक एनायन है। ठीक है, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखे थे, HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, CH3COOH। याद आ रहा एग्जांपल सारे। इसमें ये दोनों आपके वीक एसिड्स थे और ये था आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। तो क्या थे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स? दे आर द वन व्हिच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू देयर आयंस। एक भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं रहेगा, सब आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो जाएंगे। जितने भी HCl हैं they will be dissociated into H positive and Cl negative। जितने भी H2SO4 है सारे के सारे H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में ब्रेक हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। समझ रहे हैं है ना? इसलिए इनको अपन स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। मैंने ये बताया था जितना ज्यादा H पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा एसिडिक बिहेवियर होगा, राइट? तो इन ये क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं तो सबसे ज्यादा H पॉजिटिव इनमें ही होगा, दैट इज व्हाई इनका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इन दोनों को वीक एसिड बोला था और वीक एसिड का डेफिनेशन क्या था? दे पार्शियली आयनाइज या डिसोसिएट। आयनाइज डिसोसिएट मैं दोनों वर्ड यूज कर रहा था उस दिन। कन्वर्ट या ब्रेक नहीं लिखेंगे, ठीक है? HCl dissociates into H positive and Cl negative. H2CO3 dissociates into H positive and CO3 2 negative कार्बोनिक एसिड। बट सारे के सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होते हैं, तभी इनको हम वीक एसिड बोलते हैं। दे पार्शियली आयनाइज इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, वैसे ही बेस में भी हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जैसे कि NaOH, KOH, CaOH का ट्वाइस। These were strong bases. They completely ionize या dissociate in their aqueous solution. अगर completely ionize होंगे तो बहुत सारा OH नेगेटिव बनेगा और इनके कारण ही बेसिक नेचर होगा। क्लियर है? और कुछ एग्जांपल हमने देखे थे, जैसे कि NH4OH, MgOH का ट्वाइस। ये आपके वीक बेस, ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशंस। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन हमने देखी थी चारों का। पहले एसिड बेस क्या होता है देखे थे, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, यहां तक देखे थे। सॉल्ट का बस डेफिनेशन लिखे थे कि सॉल्ट आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं, है ना, जिसमें कैटायन एक एनायन होगा। इस टाइप का अपन को डेफिनेशन लिखा था सॉल्ट का। देखो क्या डेफिनेशन लिखे थे, अगर हम एसिड के H पॉजिटिव को किसी और से रिप्लेस कर दे, एसिड के H पॉजिटिव को किसी और कैटायन से रिप्लेस कर दें, या बेस के OH नेगेटिव को किसी और एनायन से रिप्लेस कर दें, तो रिजल्टेंट सब्सटेंस विल बी अ सॉल्ट। एम आई क्लियर? एसिड का कैटायन क्या है? H पॉजिटिव है। किसी भी एसिड का कैटायन क्या है? H पॉजिटिव। और किसी भी बेस का एनायन क्या है? OH नेगेटिव। तो एसिड के कैटायन को H पॉजिटिव की जगह कुछ और अगर कैटायन आता है तो वो सॉल्ट बना देगा। वैसे ही बेस का जो भी बेस है उसमें से अगर हाइड्रोक्साइड हटा के कोई और एनायन लगा दिया जाए तो वो आपका सॉल्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो सॉल्ट में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव नहीं होता है, ये बोला जा सकता है। सॉल्ट में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव नहीं होता। समझ रहे हैं? मतलब वहां पे कोई भी कैटायन हो सकता है एक्सेप्ट H पॉजिटिव। सॉल्ट आर मेड अप ऑफ कैटायन एंड एनायन। ध्यान से सुनना, एक और डेफिनेशन। Salts are made up of cation and anion. Cation other than H positive
and anion other than OH में। समझ रहे हैं? तो कोई भी कैटायन ले लो, कोई भी एनायन से कैटायन Na पॉजिटिव एनायन SO4 2 नेगेटिव, इनके क्रिस क्रॉस से बन जाएगा Na2SO4, ये सॉल्ट। समझ रहे हो? उसी तरीके से अब कैटायन की जगह चलो मैं K पॉजिटिव ले लेता हूं और इसकी जगह मैं Cl नेगेटिव ले लेता हूं, एनायन अदर देन OH नेगेटिव, अदर देन H पॉजिटिव, तो सॉल्ट क्या बनेगा? जस्ट लाइक NaCl। जैसे NaCl होता है वैसे ही KCl। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपके सॉल्ट्स होते हैं। क्लियर है यहां तक सबको? ओके, चलो कुछ हेडिंग डालने थी क्या लास्ट? कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट करके कुछ लिखे थे क्या? चलो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमने एक टाइप का तो क्लासिफिकेशन देख लिया था, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अब दूसरा टाइप का देखते हैं, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड ऑब्लिक बेस। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड का मतलब बेसिकली क्या होता है? क्वांटिटी ज्यादा होना। कंसंट्रेटेड, ठीक है, क्वांटिटी ज्यादा होना। किसकी क्वांटिटी ज्यादा होना? सॉल्यूट की। हमारे एसिड भी क्या है? सॉल्यूशंस ही है ना, बेस भी सॉल्यूशंस ही है। और हमें पता है कोई भी सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है सॉल्यूट ना, और दूसरा होता है सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्यूशन, वो एक्वस सॉल्यूशन हो या नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो होगा। बस अंतर ये है, एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट पानी होता है। अगर सॉल्वेंट पानी हुआ तो उसका हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, और अदर देन वाटर कोई और सॉल्वेंट है तो उसको अपन नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? सॉल्यूशंस भी दो टाइप के होते हैं, एक्वस एंड नॉन एक्वस। और एसिड्स एंड बेसेस आर एक्वस सॉल्यूशंस। एसिड्स एंड बेसेस आर एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि वो एसिड और बेस तभी कहलाएंगे जब उनके पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होगा, और वो तभी होता है जब वो पानी के प्रेजेंस में रहते हैं। पानी में ही तो ये ब्रेक हो रहे हैं ना, या डिसोसिएट हो रहे हैं। HCl जब पानी में मिक्स होगा तब ही अपने कैटायन और एनायन में डिसोसिएट होता है, इन वाटर ओनली। इसलिए एसिड्स एंड बेसिस आर एक्वस सॉल्यूशंस। ये समझ में आ रहा है लाइन सबको? एसिड्स एंड बेसिस आर एक्वस सॉल्यूशंस। तो इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशंस मतलब क्या हुआ कि उनका सॉल्वेंट तो पानी है, दैट्स फॉर श्योर। कोई भी एसिड हो, कोई भी बेस हो, उसमें पानी तो होगा। ठीक है, तो वो पानी हो गया उनका सॉल्वेंट। अब एसिड में, एसिड सॉल्यूशन में सॉल्यूट एसिड होगा और बेसिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट बेस होगा। जैसे HCl आपकी एक गैस होती है, मैं आपने बताया था HCl गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड। नाम क्या है इसका? हाइड्रोजन क्लोराइड। एसिड जब बनेगा तब अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे, पर जब तक वो गैस के फॉर्म में ना, इट विल बी नोन एज हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे तब ये बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ में आ रहा है ना? मतलब एसिड एसिड पानी में ही है, बेस भी बेस पानी में ही है। समझ रहे हैं? अब अगर मैं एसिड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा ले लूं और पानी कम रखूं तो उस टाइप के सॉल्यूशंस को हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। कंसंट्रेटेड मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होना है। कंसंट्रेटेड मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होना, और डाइल्यूट मतलब सॉल्वेंट ज्यादा होना। समझ रहे हैं? जैसे अगर मैं एक चम्मच शक्कर डालूं एक गिलास में और दूसरे गिलास में मैंने 4 चम्मच शक्कर डाली, तो जो 4 चम्मच शक्कर वाला ग्लास है ना, दैट विल बी नोन एज कंसंट्रेटेड, और दूसरा वाला क्या कहलाएगा? डाइल्यूट। समझ में आ रहा है? बस वही चीज ना आपके एसिड के साथ भी होती है। तो क्या लगता है कौन सा एसिड ज्यादा खतरनाक होगा, कंसंट्रेटेड की डाइल्यूट? कंसंट्रेटेड, क्योंकि कंसंट्रेटेड एसिड में एसिड ज्यादा है। समझ रहे हैं? एसिडिक सॉल्यूशन में एसिड ही तो सॉल्यूट है। समझ आ रहा है इस स्टेटमेंट मेरा? एसिडिक सॉल्यूशंस में एसिड आपका सॉल्यूट है और पानी आपका सॉल्वेंट है। बेसिक सॉल्यूशन में बेस आपका सॉल्यूट है एंड पानी आपका सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है सबको? तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब समझ में आ गया ना? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं, या कंसंट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है। Am I clear? ठीक है, चलो लिखते हैं, डेफिनेशन लिखना नीचे। A concentrated
solution is the one, a concentrated solution is the one in which large amount of solute is dissolved in less amount of solvent, water लिखना, less amount of water, ब्रैकेट में solvent लिख लेना. A concentrated solution is the one in which large amount of solute, यहाँ पे solute हमारा acid या base होगा. solute क्या होगा? acid और base is dissolved in less amount of water, that is solvent. क्लियर है सबको? तो अब कभी आप लैब विजिट करेंगे तो वहां पे एसिड्स भी दो टाइप के होंगे. आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड HCl का बॉटल दिखेगा, एक डाइल्यूट HCl का बॉटल भी दिखेगा. ठीक है, दोनों में ज्यादा खतरनाक आपका कॉन्सेंट्रेटेड HCl होगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन में डाइल्यूट सॉल्यूशन का लिखना डेफिनेशन. अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज द वन इन विच a dilute solution is the one in which small amount of solute is dissolved in क्या लिखेंगे आगे? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर या सॉल्वेंट. ठीक है, एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट बना सकते हैं. कैसे? तो 4 चम्मच शक्कर वाले ग्लास में और पानी डाल देता हूँ. ऑब्वियसली वो एक ग्लास वाले में नहीं डाल रहा हूँ, 1 चम्मच वाले में नहीं डाल रहा हूँ. मुझे कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट करना है, तो क्या करेंगे अपन? और पानी ऐड कर देंगे, तो वो भी डाइल्यूट हो जाएगा अपने आप. तो इसी तरीके से हम कंसंट्रेटेड एसिड या कंसंट्रेटेड बेस को भी डाइल्यूट कर सकते हैं. बस उसका तरीका थोड़ा समझना है कि कैसे करेंगे. शुगर वाले पानी में तो हम पानी डालें या शुगर वाले पानी को ही नॉर्मल पानी में डाल दें, मतलब एक ही है ना. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं हाँ, मतलब एक मेरे पास शुगर वाटर का जार है, दूसरा नॉर्मल वाटर का जार है. इसको इसमें खाली करूं या इसको इसमें खाली करूं, मतलब एक ही है. समझ रहे? बट एसिड के साथ ऐसा नहीं होता. हम कभी भी एसिड के ऊपर पानी ऐड नहीं करते. मान लो मेरे पास ये बीकर में एसिड है और मैं सोच रहा हूँ इसको डाइल्यूट करना है, तो मैं ऐसे ऊपर से पानी डाल दूं. नहीं, ऐसा नहीं करते अपन. इसका कारण है कि जब भी पानी और एसिड कांटेक्ट में आते हैं ना, तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. एक्सोथर्मिक अपन पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में, द रिएक्शन इन विच हाई अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड. तो ये गर्म हो जाएगा एसिड, और कुछ एसिड का जो छींटा उड़ेगा वो हमारे कपड़ों में, हमारे स्किन में आ सकता है, एंड इट में डैमेज अवर क्लोथ और स्किन. इसलिए कभी भी एसिड में पानी मिक्स नहीं करते, पानी में एसिड डालते हैं, वो भी ऐसे उड़ेल नहीं देते. धीरे धीरे करके साइड से, समझ रहे, धीरे धीरे जाएगा और उसको स्टेयर करते रहते हैं. समझ रहे हैं ना? ये वाटर का जार है, ये एसिड का जार है. हम ये एसिड को लेके धीरे वाटर के जार के ऐसे बॉल से नीचे जाना चाहिए एसिड. समझ रहे हैं? ऐसा वो नहीं करना है, वो जैसे पार्टी, शादी पार्टी में करता है ना, ऐसा उछालता है वो ग्लास को दूध वाला, वैसा नहीं करना है. ठीक है, धीरे धीरे हमको स्टेयर करें ताकि वो जो एसिड हम डाल रहे हैं ना वो पूरा फैलता जाए पानी में. ठीक है, एक जगह इकट्ठा ना हो. ऐसे तो वो भी धीरे से अपने से होगा, बट अपन स्टेयर करते रहेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा. ठीक है, स्टेयरिंग करने से चीजें जल्दी हो जाएंगी ना. वहां पे एसिड अपने आप जल्दी जल्दी पानी में जो है स्प्रेड होने लगेगा, एंड इन दिस में हम उस डाइल्यूट को कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट करते हैं. तो हमेशा याद रखेंगे. तो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्रेफर्ड,
एडिंग एसिड टू वाटर या वाटर टू एसिड? इसका आंसर क्या होगा? एसिड टू। ठीक है, चलो लिखना, इसमें साइड रिंग डालना है इसी वाले में ही। डाइल्यूटिंग एसिड्स एंड बेसिस, डाइल्यूटिंग एसिड्स एंड बेसिस, डाइल्यूटिंग एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, इसमें नीचे लिखना, if concentrated acid is mixed with water, if concentrated acid is mixed with water, if concentrated acid is mixed with water, mixed with water, comma, concentration of concentration of concentration of H positive ions, concentration of H positive ions decreases, decreases, decreases. Full stop. So the acid or base becomes dilute. So the acid becomes dilute. Na? So the acid becomes dilute. So the acid becomes dilute. ठीक है, एक बार फिर से सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं, चेक करना। इफ कंसंट्रेटेड एसिड इज मिक्स्ड विद वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस डिक्रीजेस। और अगर H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली एसिडिक नेचर भी कम हो जाएगा, मतलब वो कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, सो द एसिड बिकम्स डाइल्यूट। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना, the phenomena of changing concentrated acid, the phenomena of changing, the phenomena of changing, आकाश इधर बैठो, the phenomena of changing concentrated acid into dilute, concentrated acid into dilute is an exothermic reaction. The phenomena of changing concentrated acid into dilute is an exothermic reaction. Exothermic reaction is an exothermic reaction जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होगी, स्प्लैशिंग हो सकता है। ठीक है, फुल स्टॉप। ऑलवेज ऐड, so always add, so always add concentrated acid, to always add concentrated acid to water, to water, and not water to concentrated acid, and not water to concentrated acid, and not water to concentrated acid. ठीक है, full stop. When concentrated acid is added to water, when concentrated acid is added to water, दोनों लिख रहे हैं अपन कि अगर मैं एसिड को वाटर में डालूंगा तो क्या होगा, वाटर को एसिड में डालूंगा तो क्या होगा। तो when concentrated acid is added to water, heat is released gradually, heat is released gradually, gradually का मतलब हाँ slowly, heat is released gradually, but when water is added to acid, 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 heat is released suddenly, heat is released suddenly, heat is released suddenly, which vaporizes, which vaporizes, which vaporizes water to steam, which vaporizes, वो हीट के कारण वाटर जो हमने डाला है
वो वेपराइज हो जाएगा, स्टीम बन जाएगा. दिस सॉरी हीट वेपराइजेस वाटर टू स्टीम which splash out which splash out. कभी वो तेल में राई जीरा डालते हुए देखे घर में, तो बाहर आता है ना, बस वैसे ही छीटा बाहर आएगा. वो भी तरह का एजेंट मिल गया, लीक हो रही है और आपने गरम तेल में भी डाला, क्या उससे भी हो रहा है. हाँ, क्या लिखे? वेपराइजेस वाटर टू स्टीम which splash out with drops of acid. सिर्फ स्टीम ही आके लगती हाथ में तो कोई दिक्कत नहीं होता ना, थोड़ा सा जलता बस, बट स्टीम अपने साथ एसिड खींच के लेके आ रही है. अब वो तो पानी अंदर जा चुका है ना, वही पानी स्टीम बन रहा है, तो पानी ही सिर्फ बाहर थोड़ी ना आएगा, उसके साथ स्टीम भी आएगा बाहर, सॉरी एसिड भी आएगा बाहर, है ना. तो स्प्लैशेस आउट विथ ड्रॉप्स ऑफ एसिड which can damage our body, which can damage our body, which can damage our body, which can damage our body. So always add acid to water and not water to acid. ये important है, याद रखना है ना. So always add acid to water and not water to acid, and not water to. ठीक है, नेक्स्ट लाइन डालना. सेम चीज ना बेस के साथ भी है ना. नेक्स्ट लाइन डालो, एसिड बेस इंडिकेटर्स, एसिड बेस इंडिकेटर्स, acid base indicators, acid base indicators. इसका पहला लिख लो लिटमस पेपर, फर्स्ट लिखना लिटमस पेपर, इसके बारे में हमने बात की थी ना. लिखना इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, एसिड टर्न्स, एसिड टर्न्स, क्या था एसिड का? ब्लू से रेड की रेड से ब्लू, एबीआर बोला था ना याद करने के लिए, है ना. याद है ये, और अगर नहीं याद है तो अनिल याद रखना. अनिल, अनिल नहीं समझे, अनिल. अ से हो गया एसिड, नी से हो गया नीला ब्लू, और ला से हो गया लाल. ये तो याद रहेगा अनिल. एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर अनिल. ठीक है, या एबीआर याद है तो एबीआर याद रखो, अनिल याद रखो. हाँ ठीक, अनिल लिख रहे हो क्या? हाँ चलो, क्या लिखे? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, whereas a base turns, whereas a base turns red litmus paper into blue, whereas a base turns red litmus paper into blue. ठीक है, ये मैं लाया था एसिड और बेस. ये एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, ये HCl है. ठीक है, और ये NaOH है बेस. ठीक है, और लिटमस पेपर भी अपन एक बार चेक करते हैं. ठीक है, इसकी स्मेल भी थोड़ी सी ना तीखी टाइप की है, नाक में एकदम जलेगा एसिड को स्मेल करेंगे तो. आप लोग देखते हैं ना वो पोछा वोछा लगाते हैं, बाथरूम वाथरूम धोते तो एसिड डालते हैं ना, उसमें अलग स्मेल आती है उस समय थोड़ी देर तक वॉशरूम में. ठीक है, कोई स्मेल करना चाहेगा क्या? हाँ, ठीक है, तो कभी इसको यूज करेंगे तो बहुत सावधानी से यूज करना, है ना, थोड़ा डेंजरस है एसिड एटलीस्ट. ठीक है, तो ये आपका ब्लू लिटमस पेपर है. मतलब ब्लू के साथ क्या करेगा? रेड करेगा. फिर अपन रेड के साथ भी देखेंगे क्या करेगा.
ठीक है, ये आपका ब्लू लिटमस पेपर है, ये आपका रेड हो गया, नहीं वो रेडी है। ठीक है, तो बेसिकली लिटमस पेपर क्या होता है ना, लिटमस पेपर बना किससे, लीचन करके एक लाइफ फॉर्म होता है which is basically a symbiotic relationship between algae and तो उनके सिम्बियोटिक रिलेशनशिप से लीचन बन रहा है। ठीक है, और उसी से ये पेपर बनता है। इसको अपन बेसिकली ये तरह डाइट का काम भी करता है। ठीक है, ये ऊपर चढ़ रहा है, देखो ऊपर का भी रेड है, जबकि मैंने डिप इतना ही किया था ना, ये ऊपर भी एक बार फिल्टर पेपर से अपन इसको कांटेक्ट में लेके आ रहे तब ये बनता है लिटमस पेपर पूरा। ठीक है, ये पूरा आपका है ना। अब इसको अगर मैं डालूंगा ना, रेड हो गया ना ये, इसको डालूंगा तो ये ब्लू नहीं होगा वापस से। ठीक है, ये रेडी रहेगा, मतलब आपका एसिड रेड को रेडी रखेगा बट ब्लू को रेड कर देगा। तो क्या रहता है ना रेड, हाँ इसको बेस में डाल लेंगे तो ब्लू हो जाएगा, डालते हैं इसी को डालते हैं ना, एक बार रेड वाला बेस ठीक करते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, कुछ बोलने वाला था, वो एक ऐड आता था ना, रेड को रेड रखने के लिए ब्लू, सर्फ एक्सेल का ऐड आता है। ठीक, सर्फ एक्सेल में ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो दाने दाने होते हैं ना, देखे हो कभी कपड़ा सा धोए हो तो उसमें ब्लू कलर के छोटे छोटे दाने होते हैं सर्फ एक्सेल में। तो एक ऐड आता था कि रेड कपड़ा है तो वो रेड ही रहे, वॉश करने पे वो उसका कलर उतर ना जाए, तो वो ऐसा ऐड था, रेड को रेड रखने के लिए ब्लू। ठीक है, चलो ये बेस है। ठीक है, बेस में यही वाला रेड वाला डालते हैं, ये ब्लू होना चाहिए, एनी कॉमन हम मिला के सॉल्ट बना सकते हैं, फिर अपन खाएंगे भी इसको। ठीक है, रेड वाला ही डालता हूँ मैं इसमें, ये हो रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना, पीछे दिख रहा है हल्का सा ब्लू हुआ है। ये हो गया ना, तो उसका ना एक टेस्ट है कि आपके पास लिटमस पेपर एक ही है और 3 ठोक जार है, एक में पानी, एक में एसिड, एक में बेस है। तो पूरा आपको स्टेप्स लिखना है कि कैसे पहचानोगे कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। पीना नहीं है ना, ठीक है, पी के नहीं देख सकते, चाहो तो पी सकते हो बट इसको नहीं पी सकते ना, है ना, इसलिए विदाउट टेस्टिंग, टेस्टिंग नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे अपन, पहले लिटमस पेपर ब्लू, अगर ब्लू अवेलेबल है तो ब्लू वाले को तीनों में डिप करके देखेंगे, तो वाटर भी कोई ब्लू को कुछ नहीं करेगा, वाटर भी न्यूट्रल है, ब्लू को कुछ नहीं करेगा, और बेस भी ब्लू को कुछ नहीं करेगा। या ब्लू है ना, अब इसको बेस में डालते हैं, कुछ नहीं करेगा ये बेस। हाँ, बेस फिर रेड वाला करेंगे ना ट्राई, वाटर तो दोनों को कुछ नहीं करेगा, वाटर ना ब्लू को रेड करेगा ना रेड को ब्लू करेगा, बट बेस तो रेड को ब्लू कर सकता है ना, उससे चेक करेंगे। ठीक है, ये अब ब्लू को कुछ नहीं करेगा। ठीक है, ब्लू ब्लू ही रहेगा। हाँ ले सकते हैं, ये कोरोसिव नहीं होता बेस। ठीक है, बेस इज नॉन कोरोसिव इन नेचर, बट एसिड थोड़ा कोरोसिव नेचर का होता है। हाँ, वो आपकी स्किन को जला सकता है, बट बेस नहीं है कोरोसिव नेचर का। ठीक है, बट ये कंसंट्रेटेड बेस को भी डाइल्यूट करने के लिए पानी मत ऐड करेंगे ना, क्योंकि है तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, गर्म तो वो भी होगा ना। हाँ, स्किन डैमेज नहीं होगा बट गर्म जरूर होगा वो भी, तो वो भी एक्सोथर्मिक है, स्प्लैशिंग उसमें भी होगी, बट ये कि एसिड की स्प्लैशिंग थोड़ी खतरनाक। ठीक है, तो ये हो गया, दोनों पॉइंट लिख लिए ना। अगर एसिड डाल दो, अगर आप हाथ में एसिड डालते अगर उसकी बेस डालेंगे हाँ, डालना ही पड़ेगा, ये तो न्यूट्रलाइज कैसे होगा, तो चीटी काटती तो साबुन वाबुन लगाना चाहिए, मतलब वो सही तरीका होता है, अगर चीटी काट जाए तो साबुन लगाते हैं तो ठीक हो जाता है, लेकिन चीटी जब काटती तो वो एक एसिड ही डालती है आपकी बॉडी के अंदर, जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, एक्चुअली फॉर्मिक एसिड का नाम फॉर्मिक एसिड इसलिए पड़ा है क्योंकि वो एक एंट है, उसको लैटिन में फॉर्मिका बोलते हैं, एंट चीटी। और चीटी नहीं, ऐसे किसी भी टाइप के जो जो आके आपको, जैसे मधुमक्खी,
मच्छर नहीं, मधुमक्खी और चींटी, इन दोनों के क्या बोलते हैं, डंक बोलेंगे, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, क्या बोलेंगे, स्टिंग, है ना, उनके स्टिंग में एसिड्स होता है, फॉर्मिक एसिड ही होता है। तो टू न्यूट्रलाइज इट वी हैव टू ऐड बेस। तो सोप में बेस होता है, साबुन में बेस होता है, तो वो आपके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, उसके इफेक्ट को खत्म कर देगा। समझ रहे हैं? आपके लिए बने नहीं, वो भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना भाई, यहाँ कैसे कर दूंगा? ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जस्ट चलो नेक्स्ट, अगला लिखना, ये आपका लिटमस पेपर हुआ ना। सेकंड लिखना मिथिल ऑरेंज, मिथिल ऑरेंज, METHYL, मिथिल ऑरेंज। ठीक है, ये होता ऑरेंज कलर का ही है, ठीक है, ऑरेंज कलर का सोल्यूशन होगा, इसमें लिखना आइफन डाल के, the color of the solution turns red, the color of the solution turns red, the color of the solution turns red, the color of the solution turns red when methyl orange is used as an indicator, when methyl orange is used as an indicator, when methyl orange is used as an indicator, when methyl orange is used as an indicator of acid, of acid, of acid, मतलब एसिड में जाते साथ ये मिथिल ऑरेंज ऑरेंज से रेड हो जाएगा। ठीक है, full stop. When methyl orange is mixed with a base, when methyl orange is mixed with a base, when methyl orange is mixed as a base, ME है ना, मिथिल की स्पेलिंग ME है, ठीक है, MI नहीं है, मिथिल ऑरेंज, हाँ, when methyl orange is mixed with a base, comma, the result is yellow, the result is yellow। ठीक है, अगला लिखना फिनोफ्थलीन, PHENOL, फिनॉल लिखे, PHENOL, फिनॉल होता है, PHENOL, फिनॉल, फिनोफ्थलीन लिखना है ना पूरा, आगे लिखना PH TH TH THALEIN, PHTHALEIN, फिनोफ्थलीन, फिनॉफ, फिनॉफ बोल रहे हैं ना, तो फिनोल्फथलीन, क्लियर है, फिनोफ्थलीन। ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है, जैसे मिथिल ऑरेंज ऑरेंज कलर का था ना, ये कलरलेस होता है। ठीक है, इसके बारे में लिखना, it turns purple, it turns purple, it turns purple if it meets something basic, it turns purple
if it meets something basic. Whereas it stays colorless, whereas it stays colorless, whereas it stays colorless if it meets an acid. If it meets an acid. If it meets an acid. Whatever you litmus paper से नहीं कर पाएंगे. हर चीज को आप हर टेस्ट नहीं कर सकते ना, हर इंडिकेटर से. ठीक है, चलो. ये आपके तीनों विजुअल इंडिकेटर्स थे. मैंने उस दिन डिस्कस किया था ना, विजुअल इंडिकेटर्स जो हम देख के ही पहचान पाएंगे. कलर चेंज तो देखना पड़ेगा ना, राइट. और दूसरे होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. याद है वर्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. तो अगला समय डालना ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. olfactory indicators. ठीक है, इसमें आइकन डाल के लिखना. It is a substance whose smell varies. It is a substance whose smell varies. Whose smell varies. It is a substance whose smell varies depending on whether it is mixed with, depending on whether it is mixed with an acidic, whether it is mixed with an acidic or basic solution. It is a substance whose smell varies depending on whether it is mixed with an acidic or basic solution. ठीक है, एग्जांपल लिखना. दो टाइप के इंडिकेटर्स है इसमें. एक होता है रॉ अनियन, कच्चा प्याज है ना, रॉ अनियन. और एक होता है वेनिला एक्सट्रैक्ट. वेनिला सुनिए ना, फ्लेवर होता है वेनिला. वेनिला एक्सट्रैक्ट. ठीक है, रॉ ऑनियन का जैसा फंक्शन है ना, वैसे इसका भी फंक्शन है. आपको रॉ ऑनियन का फंक्शन समझाता हूँ. आप एक प्याज लेके, मतलब आप ये बना सकते हो इंडिकेटर अपने से घर में. एक प्याज लेके उसको बारीक बारीक काट दिए. ठीक है, फिर उसमें स्वाद अनुसार नमक मिर्ची, सब्जी नहीं बना रहे, तो प्याज काट दिए और उसको एक पॉलिथीन में डाल दिए. ठीक है, और वो पॉलिथीन में ना छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े डाल दो, ताकि उस कपड़े के टुकड़े में उस प्याज की स्मेल आ जाए. आएगी? आएगी ना. अगर अपन बहुत देर तक उस पॉलिथीन के अंदर कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े को डाल के रखेंगे तो उन कपड़ों में भी प्याज की स्मेल आ जाएगी, है ना. फिर कुछ दिनों बाद उसको निकालो, स्मेल आएगी. दो ऐसे छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े निकालना, दोनों से स्मेल आएगी, क्योंकि दोनों तो अंदर ही थे ना. तो ऑब्वियसली बात है, दोनों में स्मेल आने वाली है. अब एक में एसिड डालना, एक में बेस डालना. ठीक है, एक में एसिड, एक में बेस. जो बेस होगा ना वो स्मेल को खत्म कर देगा. तो बेसिक सॉल्यूशन में अनियन का स्मेल नहीं आएगा, और एसिडिक सॉल्यूशन में अनियन का स्मेल अभी भी उस कपड़े से आएगा. समझ में आ रहा है? टेस्टिंग अनियन के साथ भी कर सकते हैं, पर उसके सेल्स डैमेज हो जाएंगे, है ना. अपन प्रॉपर्ली छोटे छोटे पीस ऑफ क्लोथ के साथ कर सकते हैं. ठीक है, आप ऐसे आप बहुत सारे इंडिकेटर्स वो क्लोथ के बना सकते हैं अनियन के साथ रख के. ठीक है, क्लियर है? लिख लो उसको, एग्जांपल लिखे दोनों का, रॉ अनियन एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट. इसमें हाइफन डाल के लिखना, नीचे लाइन में लिखना, सॉरी. The smell of onion vanishes in a basic solution. The smell of onion vanishes in basic solution. In basic solution. ये समझ में आ रहा है?
ये लाइन से पूरा क्लियर हो जाएगा ना। बेसिक सॉल्यूशन में अनियन की स्मेल नहीं आएगी, एसिडिक सॉल्यूशन में अनियन की स्मेल आएगी। सेम चीज आपका वेनिला एक्सट्रैक्ट के साथ भी, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन वेनिला एक्सट्रैक्ट की स्मेल को खत्म कर देगा और एसिडिक सॉल्यूशन उसको वैसे ही रहने देगा, उसमें स्मेल में कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। ठीक है, तो एक लाइन और लिख लेना नीचे, सेम इज द केस विथ वेनिला एक्सट्रैक्ट, सेम इज द केस विथ वेनिला एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो एसिड में दोनों की स्मेल रिटेन रहेगी, बट बेसिक सॉल्यूशन इनकी स्मेल को खत्म कर देगा। ये टेस्ट हो जाएगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई इन जनरल एसिड बेस की। अब हम एसिड को ही और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मेन हेडिंग आप डाल लेना एसिड्स। एसिड, अभी तक हम सिर्फ ना एसिड बेस को बेसिक पढ़ रहे थे, अब एसिड को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है कि एसिड का रिएक्शंस क्या क्या होगा, ठीक है। अच्छा, एसिड का एक मतलब और होता है ना, इट इज सोर इन टेस्ट। एसिड जो होता है ना वो खट्टा होता है, टेस्ट में क्या होता है, खट्टा। जैसे लेमन हो गया, सम सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, ग्रेप्स, है ना, ये आपके कुछ सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जो खट्टे होते हैं, तो इनमें भी एसिड होता है। इमली, एमरेंट, उसमें भी आपका एसिड होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे फ्रूट्स, तो बेसिकली एसिड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल एसिड, एक होता है मिनरल एसिड। हमने जो पीछे एग्जांपल पढ़े ना सारे के सारे, वो सब आपके मिनरल एसिड्स हैं। जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे थे ना लास्ट क्लास में, ये सारे के सारे मिनरल एसिड है एक्सेप्ट दिस वन, ये ऑर्गेनिक एसिड है, नेचुरल एसिड है। देखिए ये हमें कहाँ से मिल रहा है, विनेगर से, बताया था मैं, विनेगर डिस्कस किए थे, विनेगर, सिरका। तो नेचुरल एसिड उनको बोल रहे हैं विच आर डिराइव फ्रॉम नेचुरल सोर्स, जैसे फॉर्मिक एसिड एंट से मिल रहा है, समझ रहे। एसिटिक एसिड विनेगर से मिल रहा है, राइट। बट ये सारे एसिड्स ना आपके मिनरल एसिड्स जो अपन सिंथेसाइज कर रहे हैं, मैन मेड, ठीक है। ऐसे और भी है जो सिट्रस फ्रूट से मिलते हैं, उसको अपन सिट्रिक एसिड बोलते हैं, राइट। तो एसिड्स नेचुरल एज वेल एज एसिड्स कैन बी मैन मेड, या फिर आप उसे कह लो मिनरल एसिड्स। यूरिक एसिड, अभी अपन यूरिक एसिड पढ़े थे ना कहीं पे, कहाँ पढ़े थे यूरिक एसिड, हाँ, एक्सक्रीशन बोला क्या, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में अपन देखे थे ना कि यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया, ये तीन आपके वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो यूरिक एसिड भी नेचुरली होगा ना, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम यूरिन, समझ रहे हैं। तो देखो इसमें नीचे the word acid came from Latin word, the word acid came from Latin word acidus, 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 which means sour, which means sour, खट्टा, which means sour, S-O-U-R. Okay, full stop. Sour taste is the common characteristic of acid. Sour taste is the common characteristic of acid. Sour taste, ठीक है, बट अपन टेस्ट नहीं कर सकते एसिड को ना, ऐसे टाइप के एसिड को, या आपका टेस्ट पैपिले को जला देंगे, टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। ओके, सोर टेस्ट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड, हर एसिड का ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, तब हर एसिड सोर इन टेस्ट होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइम में लिखना, acids can be divided into two types, acids can be divided into two types, acids can be divided into two types on the basis of their occurrence, on the basis of their occurrence, on the basis of their occurrence, occurrence मतलब वो कहां से आ रहे हैं, कहां से मिल रहे हैं। फर्स्ट लिखना नेचुरल एसिड,
फर्स्ट नेचुरल एसिड, इसके बारे में पहले लिख लेते हैं, फिर मिनरल एसिड लिखेंगे। फर्स्ट है नेचुरल एसिड, हाइफन डाल के लिखो। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। नेचुरल सोर्सेस मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक तो है ना नेचुरल सोर्सेस, और कौन है जो लिविंग भी है, ठीक है। नेचुरल सोर्सेस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लिखना है इसके। ऑर्गेनिक, इसको ऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं ना, नेचुरल एसिड्स को अपन ऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं ना। कुछ एग्जांपल्स लिखना। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड ब्रैकेट में ना उसका ओरिजिन लिखते चलेंगे, सिट्रिक एसिड कहां से मिलेगा हमें, तो ब्रैकेट में ऑरेंज कॉमा लेमन ये लिख लेना, ऑरेंज कॉमा लेमन सिट्रिक एसिड। कॉमा डाल के लिखो टार्ट्रिक एसिड, एक तो सिट्रिक हो गया, सेकंड टार्ट्रिक, TARIC टार्ट्रिक एसिड। ब्रैकेट में टैमरिंड ग्रेप्स, टार्ट्रिक एसिड हमें मिलता है, टैमरिंड मतलब जानते हैं ना, टैमरिंड ग्रेप्स, ठीक है। एक और लिखना कॉमा डाल के, लैक्टिक एसिड, ये कहां से मिलता है, कर्ड है ना, लैक्टिक एसिड ये कर्ड से डिराइव होता है। एसिड भी लिखना, मैं सिर्फ लैक्टिक लिख के छोड़ दिया, एसिड भी लिखना, ठीक है। तो लैक्टिक वर्ड कहीं पे भी आएगा समझ जाए ये दूध दही से कुछ रिलेटेड है ना। लैक्टोबैसिलस बोलते हैं ना वो बैक्टीरिया को, which converts milk into curd, लैक्टोबैसिलस नहीं सुना ना, बैक्टीरिया का लैक्टो, उसमें भी देखो लैक्टो वर्ड आया है, ठीक है। फिर हम लोग के जमाने में एक चॉकलेट आती थी, वो भी दूध से ही बनती थी, नाम था महालैक्टो, आजकल नहीं आती वो चॉकलेट, महालैक्टो, ठीक है। वो भी, उसमें भी मतलब वो मिल्क प्रोडक्ट ही था, इसलिए महालैक्टो। लैक्टोजन सुनो, लैक्टोजन बच्चे लोग का आता है पाउडर, दूध वाला पाउडर, नहीं देखे, वो भी लैक्टोजन, तो लैक्टो वर्ड कहीं आया मतलब इट इज रिलेटेड टू मिल्क, याद रहेगा। लैक्टिक एसिड हो गया आपका डिराइव फ्रॉम कर्ड, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड ये आपको टमाटर से मिलता है, टमाटर मत लिख देना, टोमेटो, ठीक है। ये कहां से मिलेगा आपको, टोमेटो, ठीक है। फिर एसिटिक एसिड, ये तो पता है ना, इसको मिलेगा विनेगर से, इसको अपन सिरका बोलते हैं ना, तो केचप वेचप में डालते हैं। और लास्ट एक और लिखना फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये क्या, इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एंड स्टिंग ऑफ, स्टिंग ऑफ एंड, या एंड स्टिंग भी लिख सकते हैं, जो भी चाहे, ठीक है। तो सेकेंड लिखना मिनरल एसिड, सेकेंड क्या लिखेंगे, मिनरल एसिड। तो वो नेचुरल एसिड्स था, उनका अकरेंस क्या था, नेचुरल सोर्सेस लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। वैसे अच्छा इसमें कुछ एग्जांपल अपन छोड़ दिए ना, यूरिक एसिड जैसे मैं डिस्कस किया था वो आपको यूरिन से मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल है, कुछ लिख लिया, ठीक है। तो मिनरल एसिड के बारे में लिखो हाइफन डाल के, दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स, दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स, दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स। लास्ट क्लास में जितने एसिड पढ़े थे एक्सेप्ट एसिटिक एसिड, सभी आपके मिनरल एसिड्स थे, HCl है ना, HNO3, H2SO4, कोई गाना सुना जाके घर में, कौन सुना, बस एक ही, मुझे याद भी नहीं था ना, फिर सोचा मैं ग्रुप में डाल दी, फिर मुझे लगा कोई पापा में लग पड़ेगा तो क्या पता, ठीक है। आज जाके देख लेना, किसी को याद रहा तो नहीं डाल, बोला था ना मस्ती की पाठशाला एक बार सुनना रहेगा है, नहीं हाँ, दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स आर नोन एज मिनरल एसिड्स। इनका एक और नाम क्या होगा, जैसे अपन नेचुरल को ऑर्गेनिक बोल रहे हैं तो इनको क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का उल्टा बोलना भाई इनऑर्गेनिक, ठीक है। सिंथेटिक मैन मेड बोल सकते हैं, ठीक है। ओके कुछ एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल्स में HCl,
लिख लो ऐसे ही ब्रैकेट में लिख लो इनऑर्गेनिक एसिड्स। एग्जांपल में HCl लिख लो, HNO3 लिख लो, है ना, H2SO4 लिख लो, ये आपके कुछ इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स थोड़े से वीक होते हैं, एडिबल भी है ना, वो सिरका वाला भी टमाटर सॉस खा रहे हैं अपन, है ना, ग्रेप्स खा रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं, मतलब ये एसिड्स एडिबल है, वीक है। ठीक है, नीचे लिखना, some physical properties of acids are, some physical properties of acids are, some physical properties of acids are physical properties of acids are, पॉइंट वाइज लिखेंगे ना। फर्स्ट पॉइंट लिखना, इट इज सोर इन टेस्ट, इट इज सोर इन टेस्ट, इट इज सोर इन टेस्ट। सेकेंड पॉइंट लिखना, दे आर कलरलेस लिक्विड्स, दे आर कलरलेस लिक्विड्स। ये थोड़ा सा येलोइश दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या थोड़ा सा? तो इसके कंपैरिजन में देखोगे ना, तो ये थोड़ा सा येलोइश दिख रहा होगा, ये एकदम, ये तो एकदम आपको कलरलेस ही दिख रहा है ना, बट ये दिख रहा है थोड़ा सा बिकॉज ऑफ इम्प्यूरिटीज। ठीक है, नहीं तो ऐसे अगर प्योर एसिड होगा तो वो कलरलेस होगा, बट बिकॉज ऑफ सम इम्प्यूरिटीज इट माइट टर्न इनटू येलो कलर। ठीक है, अदरवाइज कलरलेस। ठीक है, तो क्या लिखे, इट इज कलरलेस। सेकेंड थर्ड पॉइंट लिखना, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, it is corrosive in nature, it is corrosive in nature, it is corrosive in nature। corrosive समझ गए ना, कोई हाथ जल जाएगा, कपड़े में जाएगा, कपड़ा जल जाएगा, तो it is corrosive in nature। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट लिखना, it can conduct electricity, या good conductors of electricity लिख सकते हो, it can conduct electricity, या फिर सेंटेंस ऐसा भी बनाया जा सकता है कि acids are good conductors of electricity, क्योंकि इनमें आयंस है ना, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए हमें या तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं या आयंस चाहिए होते हैं, तो इनके पास आयंस हैं। ठीक है, तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट एक्वस सॉल्यूशन जैसे NaCl भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, नमक, बट सॉलिड स्टेट में नहीं करेगा। हम जो खाते हैं वो सॉलिड स्टेट वाला नमक है ना, आप उसमें अगर सोचो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, कंडक्ट मतलब अपने अंदर से पास होने देगा कि नहीं देगा, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, तो ये अगर सॉलिड स्टेट में है तो नहीं करने देगा, बट जैसे ही आप नमक को पानी में मिक्स करोगे तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। एवरीथिंग डिसोसिएट्स इन वाटर इनटू आयंस, कोई सॉल्ट हो, कोई एसिड हो, कोई बेस हो, जैसे ही वो पानी में जाते हैं अपने आयंस में क्या होते हैं, डिसोसिएट या आयनाइज हो जाते हैं। ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, आगे बहुत काम आएगा 11th 12th में। उनके देखो अपन पीएच वैल्यू से भी चेक कर सकते हैं कि पीएच का कितना कंसंट्रेशन आ रहा है, मतलब देखो अभी अपन पीएच पढ़े नहीं है, पीएच बेसिकली इट इज अ मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी, जो हमें बताता है कि H पॉजिटिव आयंस कितने हैं, हम कितने लिए ये तो हम जानते हैं, समझ रहे, और पीएच कैलकुलेट करके हम निकाल लेंगे कि कितने H पॉजिटिव हैं। मतलब मान लो अगर मैंने 10 मॉलिक्यूल्स HCl का लिया है ना, और ये सारे डिसोसिएट हो गए, और पीएच से भी कैलकुलेट करने से हमें पता चल जाएगा कि देयर आर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ 10 एटम्स ऑफ या 10 आयंस ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे अपन पता लगा सकते हैं कि वेदर दैट पर्टिकुलर एसिड इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड या पार्शियली, समझ रहे हैं ना। चलो, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कितनी, 5 लिख लिए है ना, ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। चलो बेस हेड डालना, बेस बेस केमिकल प्रॉपर्टीज हम साथ में लिखेंगे दोनों की, है ना, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखे क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत चेंज है इनकी। पहले एसिड को ना अपन ऐसे भी डिफाइन करते थे कि एसिड्स आर द वन व्हिच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड,
ये भी डेफिनेशन हो सकती है एसिड की, है ना। हमने लास्ट क्लास में एक डेफिनेशन लिखी थी कि एसिड आर द सब्सटेंस व्हिच लिबरेट H पॉजिटिव आयंस इन देयर aqueous solution, ये एक डेफिनेशन हो सकती है। दूसरी, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ये भी डेफिनेशन हो सकती है। एसिड्स आर द वन व्हिच आर सोर इन टेस्ट, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशंस है एसिड्स की। ठीक है, ओके, चलो बेसिस हैंड डालना, हाइफन डाल के लिखो, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में कैसे होंगे, बिटर। Bases are bitter in taste and feels soapy on touch. साबुन चिकना होता है ना, है कभी फिसले में नाखून आते हैं। हाँ, bases are bitter in taste and feels soapy on touch. वो कोरोसिव था टच में, एसिड्स वर कोरोसिव इन नेचर व्हेन टच्ड, ये आपके सोपी इन नेचर होंगे। ये फिजिकल प्रॉपर्टी में अपन फिर से लिख देंगे। ठीक है, ओके, कुछ एग्जांपल्स लिख लो। NaOH, NaOH हाइफन डाल कर ये कहां पे प्रेजेंट रहता है, सोप एंड डिटर्जेंट्स, सोप एंड डिटर्जेंट्स, सोप एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, एक और लिखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में कुछ, CaOH नहीं, CaOH ट्वाइस, ये तो होता है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये आपका ना वो पोताई वाला व्हाइट वॉश, याद है मैंने जिनको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया, मैंने कैल्शियम के 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड बताए थे, CaO, CaOH ट्वाइस एंड CaCO3। सबके जनरल नेम भी बताया था मैं, जनरल नेम क्या क्या थे, इसको हम नाम दिए थे क्विकलाइन, इसको नाम दिया था हमने लाइम वाटर या फिर स्नेक लाइन, ये इनका जनरल नाम है। जनरल नाम मतलब मार्केट में जिन नाम से जाने जाते हैं, समझ रहे हो। और कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने नाम बताया था आपको, मार्बल, लाइमस्टोन, या और सिंपल एग्जांपल चॉक, ये सब आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फाउंड इन एग शेल, अंडा होता है ना, उसके शेल में भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, और इनके केमिकल नेम्स बताए थे मैंने, केमिकल नेम मतलब जिनसे ये बने हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, समझ रहे, दीज आर केमिकल नेम। पर मार्केट में हम केमिकल नेम नहीं बोलते जाते, समझ में आ रहा है। पेंट करने जाते तो बोलते हो ना, बोलते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं भैया, पेंट बोलते हो ना भैया, रेड कलर का पेंट दो, समझ रहे, क्लियर है। और इसके बारे में मैंने कुछ बताया भी था आपको कि आप जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पेंट करते हैं, कोई चूना चूना पानी, तो ये कुछ दिनों बाद शाइन करने लगता है, क्योंकि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपन लाइम वाटर बोलते हैं, इट टर्न्स मिल्की व्हेन कम्स इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किसके, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये टेस्ट भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या है ये टेस्ट, कि अगर हमने एक गैस को लाइम वाटर से पास कराया और अगर उस गैस ने लाइम वाटर को मिल्की बना दिया, दिखने में थोड़ा शाइनिंग हो जाएगा, लाइम वाटर ऐसे प्लेन वाटर होता है, मतलब प्लेन दिखने में प्लेन होगा जैसे पानी है, पर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर से पास होगी ना, वो मिल्की हो जाएगा, दूध जैसा, व्हाइटिश। तो इसका मतलब वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है, क्योंकि दिखने में तो वो भी कलरलेस है ना, याद है ना, कलरलेस चीज है कार्बन डाइऑक्साइड, तो छोटा सा यहाँ कलर निकल जाता है, मान लो ब्लू कलर की होती है, ऐसा ब्लू कलर सबसे ऐसा निकलता रहता है, जब आप एक्सहेल तो कर ही रहे ना भाई, तो ब्लू कलर निकलता रहता है। ठीक है, और ऑक्सीजन भी कलरलेस है। ठीक है, तो दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो ये टेस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, क्लियर है। चलो
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइफन डाल के क्या लिखे, व्हाइट वॉश, ठीक है। एक और लिखना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या होगा इसका, KOH। ये आपका ना, जैसे भी आप NaOH लिखे ना, NaOH को अपन कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। ऊपर NaOH में ना ब्रैकेट में कॉस्टिक सोडा भी लिखना, कॉस्टिक सोडा। मार्केट में इस नाम से मिलता है NaOH, कॉस्टिक सोडा। किसी भी जनरल स्टोर में जाओगे ना, कॉस्टिक सोडा मांगोगे तो दे देगा NaOH, ठीक है। और KOH को हम कॉस्टिक पोटैश बोलते हैं, कॉस्टिक पोटैश। KOH कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने का काम आता है। अपन एक जगह किसी एक्सपेरिमेंट में KOH लिए भी थे, बायो वाला एक एक्टिविटी था जहाँ पे वी वर स्टडिंग की कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, याद है। तो वहाँ पे अंदर KOH डाल दिए थे ना प्लांट के। एक बेल जार लिए थे, बेल जार के अंदर प्लांट को रखे थे, और अंदर एक प्लेट में हमने, प्लेट नहीं बोलता, प्लेट बोला तो मेरे मुंह में प्लेट आ गया, केमिस्ट्री में उसको चाइना डिश बोलते हैं, ठीक है। प्लेट मतलब, प्लेट मतलब खाना खा, ठीक है। तो KOH रख देंगे, तो जितना भी उस बेल जार के अंदर CO2 होगा ना, वो KOH एब्जॉर्ब कर लेगा, प्लांट को नहीं लेने देगा। और जब आप फिर कुछ दिनों बाद टेस्ट करोगे तो प्लांट के लीफ में आपको स्टार्च नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बना ही नहीं पाया। क्यों नहीं बना पाया, क्योंकि इसको CO2 मिला ही। दिस शोज दैट CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये कॉस्टिक पोटैश उसी से डिराइव हुआ है KOH, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज लिख लो इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। फिर हम केमिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, पहला तो आपको पता है क्या लिखना है, बिटर इन टेस्ट, पॉइंट वाइज लिख लो, बिटर इन टेस्ट। सेकेंड, टोपी इन टच, टोपी इन टच। बाकी ये भी पानी में डिसॉल्व होगा और ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, तो बाकी दोनों पॉइंट्स वही लिखना। डन। नेक्स्ट एंड डाल के छोड़ दो, है ना, अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर अभी कुछ चीज बताने वाला हूँ। एंड डाल के छोड़ दो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। ठीक है। अब एक चीज क्या समझना, हाँ, ये थोड़ा सा होमवर्क भी रहेगा इसका। आपको कोई भी अगर सॉल्ट का नाम दे दे तो आपको बताना आना चाहिए कि कौन से एसिड और बेस को मिला के बना है। अभी आपने देखा ना, जैसे मेरे पास जो एसिड और बेस था, इसको मिलाएंगे तो सॉल्ट बनेगा, अभी मैंने बात की थी, पर आप बना नहीं रहे क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थोड़ा एक्सोथर्मिक होता है, तो यहाँ ठीक नहीं है, ट्राई करना, ठीक है, समझ रहे ना। तो ऐसे कोई भी एसिड और बेस को लोगे तो वो न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट ही बनाएगा। ये बेसिक रिएक्शन होता है कि एसिड प्लस बेस, ये अपन केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, तो मैं लिखवा भी दूंगा। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन मैंने पढ़ाया भी है डबल डिस्प्लेसमेंट है। जिन्होंने चैप्टर 1 अटेंड किया है मेरा, उनको मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, अगर कोई AB नाम का एलिमेंट कंपाउंड है, AB नाम का कंपाउंड है, और दूसरा मान लेते हैं CD नाम का कंपाउंड है। ध्यान से समझना, एक जनरल रिएक्शन बता रहा हूँ, इधर देखना भाई। AB नाम का कंपाउंड है, CD नाम का कंपाउंड है, ठीक है। जिसमें हमको पता है कि कोई भी कंपाउंड लिखते हैं तो अपन कैटायन पहले लिखते हैं और एनायन बाद। जैसे अगर मैंने BaSO4 लिखा तो बेरियम क्या है, कैटायन, और सल्फेट क्या है, एनायन। समझ में आ रहा है ना सबको, मतलब A कैटायन होगा और B एनायन होगा, एग्री करते हैं। C और D में C कैटायन होगा और D एनायन। तो जब रिएक्शन होगा तो इसका कैटायन इसके एनायन के साथ सॉल्ट बनाएगा,
एडी नाम का, और इसका कैटायन इसके एनायन के साथ सॉल्ट बनाएगा सीबी, इसीलिए क्या बोलेंगे, सीबी। कुछ ये लोग ना बीसी थोड़ा बोल सकते, बी तो कैटायन एनायन है, अनलेस एंड अनटिल इट इज एसिटेट आयन। याद है लास्ट क्लास में बताया, एसिटेट आयन ऐसा आयन है जो एनायन होने के बावजूद भी पहले लिखा था। याद है ये चीज सबको? भूल क्या क्या याद हो? एसिटेट पहले लिखा था, मतलब इसको डबल डिस्टिलेशन रिएक्शन बोलते हैं ना। अब इसका एक एग्जांपल देखो, ये जो मैं एसिड और बेस लाया उसी को उठाते हैं, HCl प्लस NaOH। This is one compound, this is another, ABCD। क्लियर है? ये हो गया आपका इसका कैटायन H पॉजिटिव, इसका एनायन Cl नेगेटिव, इसका कैटायन Na पॉजिटिव, इसका कैटायन सॉरी एनायन OH नेगेटिव। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, पानी। क्या बनाएंगे, पानी H2। और ये दोनों मिलके बनाएंगे सॉल्ट NaCl प्लस। समझ में आ रहा है? पहले तो लिक्विड ही बनेगा, उसको क्रिस्टलाइज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन है, ये बनेगा एक्वस सॉल्यूशन में, क्रिस्टलाइज करेंगे तो वो सॉल्ट बन जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन पढ़े ना 9th क्लास में, क्योंकि पानी भी है ना साथ में, अगर वो सॉलिड फॉर्म में बन भी रहा होगा तो वो डिसॉल्व हो जाएगा पानी में। आया ना, नमक तो डिसॉल्व हो जाएगा ना पानी में, ठीक है? तो वो क्लियर सॉल्यूशन बनेगा, उसको आप क्रिस्टलाइजेशन करो, पानी हट जाएगा, नमक रह जाएगा। इवेपोरेशन भी कर सकते हैं, बॉइलिंग कर सकते हैं। क्लियर है? पानी बॉयल होगा ना, नमक नॉन वोलेटाइल है, नमक इवेपोरेट नहीं होगा। कभी कभी देखो, कभी बहुत ज्यादा पसीना निकलता था, यहाँ नमक दिखता है व्हाइट व्हाइट, कपड़े में भी वो व्हाइट व्हाइट कभी आया था ना, बहुत पसीना आया था तो पहले गीला होता है कपड़ा, सूखने के बाद क्या होता है, पानी तो उड़ गया सूख के, आपके कपड़े में व्हाइट व्हाइट दिखता होगा कभी, सभी के कपड़े, सभी को पसीना आता है, कोई मार्क्स से थोड़ी ना आया, ठीक है? तो वो व्हाइट जो आता है ना, वो बेसिकली सॉल्ट है, ठीक है, देश का नमक। ठीक, तो अब मैं आप लोग क्या टास्क देने वाला हूं, अगर कोई सॉल्ट है तो उसको देख के बताना है कि वो कौन से एसिड और कौन से बेस से बना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन। जैसे NaCl दिया तो NaOH और HCl बता पा रहे हो ना? क्या किया आपने ऐसा बताने के लिए? जो भी कैटायन है सॉल्ट का, ध्यान से सुनना क्योंकि नहीं बनेगा, ठीक है? जो भी कैटायन है सॉल्ट का, कैटायन पहचान लेंगे ना जो पहले लिखा हुआ है, जो भी कैटायन है सॉल्ट का उसके साथ OH लगा दो, और जो भी एनायन है सॉल्ट का उसके साथ H लगा दो। अरे समझ में बाबू, चेहरे से नहीं समझ में आ रहा। Na के साथ OH लगा दिया तो बेस मिल गया, और Cl के साथ H लगा दिया तो HCl मिल गया। बट ऐसे अंधा होके नहीं लगाना है, क्रिस क्रॉस करना। जैसे कि BaSO4 है तो ये कैसे बना होगा? BaSO4 अगर आप बोलोगे कि सर ये BaOH और HSO4 से बना है, तो गलत है। समझ रहे हैं ना? सिर्फ ऐसे फिट नहीं करना, बनाना है। ये मैं फिट किया हूं, OH को लाके इसके साथ फिट कर दिया और H को लाके इसके साथ फिट कर दिया, ऐसा नहीं करना। क्या करना है अपन को? उसका प्रॉपर फॉर्मूला बनाना है। BaSO4 बना कैसे होगा, पहले ये सोचो, रिवर्स जाओ, पीछे जाओ। कैसे बना होगा? Ba2 पॉजिटिव रहा होगा, SO4 तो 2 नेगेटिव होता है, तब तो 2 कैंसिल होकर BaSO4 बनाना। मतलब इसके कैटायन आयन है क्या बेसिकली? इसका कैटायन है Ba2 पॉजिटिव और एनायन है SO4 2 नेगेटिव। आया ना? अब इसको OH नेगेटिव के साथ कंबाइन कराओ और इसको H पॉजिटिव के साथ। तो ये दोनों मिलके बनाएंगे BaOH का। समझ रहे हो? अंधे होके नहीं बनाना, स्मार्टली बनाना, इंटेलिजेंटली बनाना। समझ रहे? H2SO4 क्लियर? एक बना के दिखाओ मेरे को, फिर मैं कुछ होमवर्क दूंगा। बना के दिखाना, हल्ला नहीं करना।
जिनका हो गया ये नोट कर लो, होमवर्क की घर से करके लेके आना। हाँ क्या बनाए, उसको बनाए। अच्छा क्या बना? सबका आया ये MgOH का होल्ड ट्वाइस और HCl, बस तो HCl लिखो ना वो गलत तरीके से लिखो, आप लिखे हो HCl, ये गलत। C मस्ट बी कैपिटल। उसे बता देना अगर 2 लेटर का सिंबल है तो पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो HCl एंड MgOH का होल्ड, समझ गए? दिस इज द एसिड एंड दिस इज द बेस, इन दोनों को मिक्स करोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये 11 क्वेश्चंस का एसिड और बेस आपको लिख के लेके आना है। एक टेबल बना लेना, टेबल में पहला कॉलम सॉल्ट का नाम लिख देना लाइन से 11, और 2 कॉलम बनाना, एक कॉलम में एसिड लिखना है, दूसरे कॉलम में बेस लिखना है, ठीक है। आंसर इस फॉर्मेट में रहना चाहिए सबका, है ना क्लियर? हाँ क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? प्रेडिक्ट द एसिड एंड बेस। हाँ नहीं फॉर्मूला जरूरत नहीं है मेरे को अभी दिखाने की, मुझे बस एसिड का फॉर्मूला चाहिए, कैसे बन रहा है वो सब जरूरत नहीं है, वो आप लोग क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, ठीक है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, प्रेडिक्ट द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच द फॉलोइंग सॉल्ट्स आर डिराइव्ड। एम आई क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है सबको? तो ये नेक्स्ट क्लास में सब बना के लेके आएंगे, आप अभी बना लेना, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय बाय। और देखना टाइम मिले तो मस्ती की पाठशाला, ऐसे यूट्यूब में जाके सर्च मार लेना, मस्ती की पाठशाला रंगदे बसंती।